हाय फ्रेंड्स, सो ये हमारा लाइफ का 13 नंबर वीडियो। ओके, इससे पहले 12 नंबर वीडियो हम लोगों ने अवतल उत्तर से संबंधित जो R/2F का प्रूफ था वो कर चुके हैं हम लोग, और उसमें एक पीडीएफ भी था जिसका आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोग ने अभी तक वो पीडीएफ सॉल्व नहीं किया तो पहले उसको सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन अटका हुआ, आई होप आपको कोई क्वेश्चन अटकेगा नहीं, क्योंकि वो सिंपल सा सवाल पे फॉर्मूला पे बनाना था। ठीक है, अगर अटक गया होगा तो यहाँ पे सॉल्यूशन उसको देख लीजिएगा। ठीक है, सो आप पहले क्वेश्चन को ले लीजिए जो क्वेश्चन था। अगर आप लोगों का पूरा मतलब जो क्वेश्चन अटका है उसी को देखिएगा। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन को सामने रखिएगा जो आपका अटका है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन है 1 नंबर 2 नंबर सीरियल वाइज मैं क्वेश्चन को लिखूंगा, सीरियल वाइज को सॉल्व करते जाऊंगा, आप लोगों को बताते जाऊंगा। आप लोग उस क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा और जो आपका अटका है या जिसमें डाउट है उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो या हो सके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, ये तो पहले परावर्तन के नियम से संबंधित क्वेश्चन है। अगर आपतन कोण का मान है 37 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात करें। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे। समतल दर्पण है, ये अभिलंब, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। ठीक है, हमको पता है आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण है। आपतन कोण का मान, ये वाला कोण का मान कितना है 37 डिग्री। आई की जगह 37 लिखेंगे तो r का मान कितना होगा, r का मान हो जाएगा 37 डिग्री। क्या आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 नंबर का आंसर क्या है 37 डिग्री। ठीक है, दूसरा नंबर का आंसर देखते हैं। बोला है अगर परावर्तन कोण x डिग्री हो, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये अभिलंब होगा, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण यहाँ पे, ये आपतित किरण इधर आया। तो बोला इस कोण का मान है, r का मान है कितना x डिग्री। x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो I का मान ज्ञात करें। हमको पता है I = R होता है, आपतन कोण = परावर्तन कोण होता है। अगर R का मान है x डिग्री तो इसको यहाँ x डिग्री लिखेंगे तो I का मान कितना हो जाएगा, I का मान हो जाएगा x डिग्री, क्योंकि R का मान I का मान हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ये अगर x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का अनुपात क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तभी मैं आपको एक बार प्रैक्टिस के लिए दे दिया था। ओके, I = R होता है, I by R = इसको इधर भेज दिए, इधर कुछ नहीं तो 1 बचेगा। ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो I और R का अनुपात हमेशा क्या होता है 1:1। ठीक है, इन दोनों I by में R = क्या होता है, इसी को बोलते हैं अनुपात। I और R का अनुपात, आप ये आपतन कोण ये परावर्तन कोण, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का अनुपात जो होता है वो कितना होता है 1:1। ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बोला है यदि गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या r दिया है। वक्रता त्रिज्या r 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का फोकल दूरी जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, f निकालता है। हमको पता है वक्रता त्रिज्या या गोलाकार व्यास या वक्रता दूरी, तीनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। अगर वक्रता त्रिज्या है r = 10 सेंटीमीटर। ठीक है, r = कितना है 10 सेंटीमीटर, तो निकालना है क्या f, तो r = क्या होता है 2f, f = क्या होगा r/2, 10/2 5 सेंटीमीटर। अब जिसको समझ नहीं आया कि भैया आप वक्रता दूरी की जगह वक्रता त्रिज्या का वैल्यू क्यों लिखिए, तो तुम लोग को पता होना चाहिए, मैंने पहले ही बोल दिया था कि वक्रता दूरी वक्रता त्रिज्या वक्रता दूरी के बराबर ही होता है। और ये किसके बराबर होता है, जो गोलक है उस गोलक के अर्धव्यास के बराबर ही होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू भी 10 से होगा, तो r के जगह हम लोग क्या लेंगे 10, f कितना होगा 5 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या वक्रता दूरी और गोलाकार व्यास तीनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ये सब। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्या बोला है, अगर गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी। ओके, गोलीय दर्पण, पहले गोलीय दर्पण आप उत्तल भी बना सकते हैं, अवतल भी बना सकते हैं, लेकिन हम उत्तल में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये पोल है, ये फोकस होगा, यहाँ क्या होगा वक्रता केंद्र। बोला है वक्रता केंद्र और पोल, ये ध्रुव माने पोल, इन दोनों के बीच की दूरी है 12 सेंटीमीटर। हमको पता है वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, सही बोल रहे हैं, वक्रता दूरी, जिसको हम लोग r कितना है 12 सेंटीमीटर। तो बोला है फोकल बिंदु फोकस और ये ध्रुव, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ की दूरी दोनों क्या होता है f कितना निकालना है। हमको पता है r = 2f, f क्या होगा r/2, 12/2 6 सेंटीमीटर। समझ में आया।
क्वेश्चन घुमा डायरेक्ट नहीं बोल दिया था कि वक्रता दूरी 12 सेंटीमीटर है तो फोकल दूरी ज्ञात करें, ऐसे डायरेक्ट नहीं दिया। क्या दिया था? बोला था गोलीय दर्पण उसका वक्रता के ना ध्रुव के बीच की दूरी है 12 सेंटीमीटर, तो फोकल और ध्रुव के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हम बोलते हैं इन दोनों के बीच की दूरी को f बोलते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी r बोलते हैं, r इसको 2f होता है, वहां से f का मान निकाल दिए। ठीक है, ये हुआ 5 नंबर। 6 नंबर देखिए। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है पढ़िए पहले। अगर अवतल दर्पण का फोकल दूरी 1.5 सेंटीमीटर, ये लोग शायद ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अवतल दर्पण का फोकल दूरी f का मान कितना दिया है? 1.5 सेंटीमीटर। तो दर्पण का वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। दर्पण का वक्रता त्रिज्या किसके बराबर होता है? दर्पण का वक्रता दूरी का, तो पहले वक्रता दूरी जो आएगा वही वक्रता त्रिज्या होगा। तो ठीक है, तो r का मान कितना होगा? r इसका तो क्या होगा? वक्रता त्रिज्या के बराबर ही होगा। मीन अगर r वक्रता दूरी का वैल्यू निकाल दी, वो किसके बराबर होगा? वक्रता त्रिज्या के बराबर ही होगा। हमको पता है r इसका क्या था? 2f 2 * 1.5 सेंटीमीटर इज 3 सेंटीमीटर। यहाँ बार वक्रता त्रिज्या दिया है, त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या और वक्रता दूरी दोनों सेम चीज होता है। ठीक है, दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, जिसको कंफ्यूजन था वो रट लो, समझ लो कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता दूरी या गोलाकार व्यास बोले, तीनों का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। तीनों एक ही चीज होता है लेकिन अलग-अलग नाम है। ठीक है, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। मिटा दे इसको। ओके, अभी तक कोई अटका नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पे डायग्राम चाहिए, आप तुम लोग डायग्राम बना सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन पे फिर कर लेना। ओके, f का मान लिया था, r का मान निकाल देना था। अब हम लोग करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? पढ़ो एक बार कि अगर आप किसी गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या r है और फोकल दूरी f में क्या संबंध है? तो वक्रता त्रिज्या या वक्रता दूरी एक ही चीज होता है। वक्रता त्रिज्या या वक्रता दूरी एक ही चीज होता है, उसको r बोला है, और फोकल दूरी क्या बोला है? f बोला है। इन दोनों में क्या संबंध है भाई? इन दोनों में संबंध है r 2f और या f 1/2। ये रिलेशन है। 2 को इधर 2 को इधर भेज दो तो f r/2 यही संबंध है। संबंध क्या होता है? उसी दिन बताया था। संबंध बोल के भी पूछ सकता है या फिर ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला प्रूव करने भी देखा। संबंध क्या होता है? संबंध क्या होता है? से रिलेटिव क्या होता है सर? मैंने समझ लिया, आप हमको जानते हैं तो आप मेरी सहायता से मेरे परिवार वालों को जान सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार आप f के वैल्यू को अगर जानते हैं तो इसकी सहायता से, ये अगर f इससे रिलेटेड है, इसका कोई रिलेशन होगा, तो f को दोगुना कर दीजिएगा तो ये निकाल दीजिए। इसका कुछ संबंध है, यहाँ से f का वैल्यू आपको पता है तो r का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं सगा संबंधी। क्या होता है? उसी प्रकार ये इसका सगा संबंधी है और इसका वैल्यू अगर रहेगा तो इसकी वैल्यू से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी को बोलते हैं रिलेशन संबंध। ओके, तो इन दोनों में यही संबंध है कि इसका वैल्यू जो होता है, वक्रता दूरी का जो वैल्यू होता है, फोकल दूरी का क्या होता है? 2 गुना होता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? अगर किसी गोलीय दर्पण का फोकल दूरी x है, गोलीय दर्पण है, यहां से यहां तो f p c, यहां से यहां की दूरी को फोकल दूरी अगर x है, यहां से यहां की दूरी क्या होगा? r होगा। अगर ये जो किया r लिख देगा उसका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां की दूरी को r चेंज किया था 2f, r चेंज किया था 2f का जगह क्या लिखेगा? यहां से यहां की दूरी को f बोलते हैं। बोला x, f किसके बराबर है? x के 2f, तो r की दूरी क्या होगा? 2x। इसमें करता दूरी कितना होगा? 2x होगा। ठीक है, समझ में आया? अगर ये दिया है ये x है तो वक्रता ये वाला कितना होगा? ये भी x होगा, मींस ये टोटल कितना होगा? 2x होगा। r नहीं होगा, r जो लिखा है वो गलत लिखा है। ठीक है, r से दिखाते हैं। r का वैल्यू कितना आएगा? r का जो वैल्यू आएगा वो 2x आएगा। r का वैल्यू कितना आएगा? 2। r तुम लिख लोगे तो सिर्फ गलत हो जाएगा। ठीक है, r का वैल्यू कितना आएगा? 2x आएगा। क्योंकि ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू क्या है? उसका दोगुना, मींस x का दोगुना कितना आता है? 2x। x को 2 से गुना कर दो तो 2x, तो वक्रता दूरी कितना होगा? 2x। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। बोला है अगर उत्तल दर्पण का वक्रता दूरी, उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पोल, यहाँ फोकस, यहाँ वक्रता दूरी, वक्रता की सॉरी, तो वक्रता दूरी बोला यहाँ से यहाँ की दूरी बोला है कितना? 4.1 सेंटीमीटर। 4.1 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का वक्रता दूरी कितना है? 4.1 सेंटीमीटर है। तो दर्पण का फोकल दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात करना है।
एफ बोलते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी को बोलता है आर। तो हमको पता है r इक्वल टू 2f होता है, तो f इक्वल टू क्या होगा r/2 मींस 4.1/2। सॉल्व कर देना, हो जाएगा इतना सेंटीमीटर 2.05 शायद। इसको जो सॉल्व करेगा तुम्हारा जो वैल्यू आएगा वही आएगा 41 डिवाइड बाय 20, 2 बार में 40, 1 कर लिया, पॉइंट लेंगे 0, ओके। पॉइंट लेने के बाद 0 आएगा, फिर क्या लेंगे, एक 0 लेंगे, यहाँ 0 बैठेंगे, 5 बार में कितना जाएगा, सॉरी 5 बार में तो 2.05 सेंटीमीटर। 2.05 सेंटीमीटर मींस f का वैल्यू कितना आएगा 2.05 सेंटीमीटर, तो सॉरी सेंटीमीटर, हाँ 2.05 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया? 4.1 को हाफ कर दोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2.05 सेंटीमीटर। अरे मैंने इसको 4.1 को 2 बार में 4 का आधा कितना होता है 2 और 1 का आधा कितना होता है 0.5, हो गया 2.05 आएगा, ठीक है। f का वैल्यू कितना है 2.05 सेंटीमीटर। यहाँ पे मिटा दे। अब हम लोग क्या करेंगे, कितना नंबर क्वेश्चन हो गया मेरा, अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बोला है किसी गोलीय दर्पण को काट कर, मतलब किसी गोलक को, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी गोलक, कोई गोलक बनाओ, ठीक है। ये क्या है, गोलक, गोलक को काट लो, यहाँ से काट लिए, ये जो पार्ट बना इसका हम लोग क्या बना दिए, एक गोलीय दर्पण बना दिए। चलो ऐसा कोई पार्ट बना उसको क्या बना दिए, गोलीय दर्पण बना दिया गया। अब तक बनाया, अब तक नहीं बताया। अगर उस गोलक का अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर, बोला यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी, अर्धव्यास क्या, r का वैल्यू, अर्धव्यास क्या दिया है, इस गोलक का अर्धव्यास क्या दिया है। अब गोलक का अर्धव्यास क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैथ का वीडियो देख सकते हो, गोलक वहां पे गोलक पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। इस गोलक का अर्धव्यास क्या है 6 सेंटीमीटर, गोलक का अर्धव्यास कितना है 7 सेंटीमीटर। तो गोलक के कटे भाग से बने गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। हमको पता है गोलक का जो अर्धव्यास होता है, गोलक का अर्धव्यास, गोलक का अर्धव्यास किसके बराबर होता है, गोलक के वक्रता दूरी के, मींस r के बराबर होता है। तो ये दिया है 7 सेंटीमीटर, r का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये जो गोलीय दर्पण बनेगा, ये वक्रता केंद्र बनेगा, ये पोल बनेगा, यहाँ फोकस बनेगा, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। क्योंकि जो गोलक है, उस गोलक को काट के जो अर्धव्यास है उसी का बराबर ही हम लोग का, वही हम लोग का क्या बन जाता है, यहाँ पे वक्रता दूरी या वक्रता त्रिज्या बन जाता है, ठीक है। अब समझ में आया। अब हमको पता है क्या बोला है, गोलक का वक्रता त्रिज्या ज्ञात किया, तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा, गोलक का वक्रता दूरी अगर 7 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। की भी तीनों का वैल्यू क्या रहता है, गोलक का अर्धव्यास, गोलक के वक्रता दूरी और गोलक के वक्रता त्रिज्या, तीनों का वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा 7 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना होता है, f r/2 होता है, r का वैल्यू कितना है 7, 3.5 सेंटीमीटर। समझ में आया। फोकस दूरी कितना होगा, जो गोलक को काट के जो ये बनेगा, दर्पण बनेगा, उस दर्पण का फोकस दूरी कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर, वक्रता दूरी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। समझ में आया। 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या r और फोकल दूरी f का अनुपात क्या होता है। अनुपात पता है a/b, इसी को क्या बोलते हैं अनुपात, इसको ऐसे भी लिखते हैं a अनुपात b। a को b से डिवाइड कर दो तो बोलेंगे a का अनुपात, a और b का अनुपात, b को a से डिवाइड कर दोगे तो b और a का अनुपात, b और a का अनुपात, a और b का अनुपात, ठीक है। मैथ में सब पढ़ोगे होगा। तो बोला है किसी गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या r और फोकल दूरी f का अनुपात, मींस r में f हमको निकालना है। अनुपात तो इसी को बोलते हैं, हमको पता है r 2f होता है। अगर f को इधर भेजते हैं, ये दोनों आपस में गुणा, अगर f को इधर भेजेंगे तो इधर गुणा हो जाएगा, r/f कितना होगा 2/1। तो r और f का अनुपात कितना, तो 2/1, ठीक है। ये हो गया 11 नंबर। 12 नंबर क्या होता है कि किसी गोलीय दर्पण के फोकल दूरी f और वक्रता त्रिज्या r का अनुपात ज्ञात करें, मींस f/m, फोकल दूरी f, सॉरी लिखते हैं, फोकल दूरी f/r का अनुपात क्या होगा,
ये हमको निकालना है। हमको पता है r इक्वल टू 2f होता है। इस बार क्या करो, f बाई r निकालना है ना, तो r को इधर भेज दो, r को क्या करो इधर भेज दो, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, 2 को इधर भेज दो। 1/2 इक्वल टू क्या होगा, f बाई में r। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 को इधर भेज दो, 2 इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा, इसको भेज दो, ये इसके साथ यहाँ डिवाइड में चल जाएगा, तो f बाई r क्या होगा 1/2। या फिर यहाँ से इसको उल्टा कर दो, यहाँ से उल्टा कर दोगे तो f को ऊपर भेज दो, f बाई r, तो ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा 1/2, यहाँ से भी निकल सकता है। ठीक है, तो f बाई r का अनुपात होता है 1/2, r बाई f का अनुपात है 2/2। अनुपात आपको पता होगा मैथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो 12 क्वेश्चन था हम लोग का क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और ये हमारा जो r इक्वल टू 2f का जितना भी डेंजर सवाल आता था इतना ही डेंजर सवाल आ सकता है। r इक्वल टू 2f पे जो भी सवाल आ सकता है, 1-2 मार्क्स में जो भी आ सकता है इतना ही सवाल मैक्सिमम आ सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा सवाल वेटिंग क्लास के लेवल पे नहीं देगा। ठीक है, तो r इक्वल टू 2f वाला हम लोग जितना सवाल वाल प्रूफ सब खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हम किसी वस्तु को देखते कैसे। ओके, हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश, पहले ही वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु को देखते हैं। ओके, तो आज अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते, किसी वस्तु में कोई भी किसी भी चीज को हम कैसे देखते हैं, जानवर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, आपका दोस्त हो, ठीक है, आपका घर हो, आपका पेन हो, आपका पेंसिल हो, किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, एनीथिंग, किसी भी चीज को हम कैसे देखते हैं, किसकी सहायता से देखते हैं। हाँ, मुझे पता है आंखों की सहायता से देखते हैं। ठीक है, सब कोई आंखों की सहायता से देखता है, लेकिन मैंने पहले ही वीडियो में कहा था कि आंखों के अलावा भी प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है किसी चीज को देखने के लिए। अगर सब चीज आंख से ही दिखाई दे जाए तो आप कभी सोचें कि अंधेरे के समय में हम किसी चीज को क्यों नहीं देख पाते हैं। अगर घर में किसी प्रकार का लाइट ना हो, किसी सारे बल्ब बंद हो, सारे खिड़की दरवाजे बंद हो अंधेरे के समय, तो आप अपने आसपास की किसी वस्तु को, चाहे इतना पास हो, इतना पास हो, इतना पास से बहुत दूर हो या बहुत पास हो, किसी वस्तु को नहीं देख पाते। अगर यहाँ पे हम पूरा अंधेरा करते हैं तो आप मुझे नहीं देख पाइएगा, इस मार्कर को नहीं देख पाइएगा, कितना भी सादा हो, ये सादा बोर्ड भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, होता क्या है, वस्तु को हम दो भागों में बांट सकते हैं। किसी वस्तु को एक क्या, दीप्तिमान प्रकाश स्रोत, दीप्तिमान प्रकाश स्रोत, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक होता है अदीप्तिमान प्रकाश स्रोत। हाँ, मुझे पता है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोग जान लो तो आपको पता चलेगा, कुछ रीजन पता चलेगा इसके पीछे का रीजन क्या हो रहा है। ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ के भी पढ़ा सकता था, लेकिन इसको समझोगे तो थोड़ा इजी रहेगा आपको समझने में, आगे का चीजें समझने में आपको इजी लगेगा। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि दीप्तिमान प्रकाश स्रोत क्या होता है, जिसमें खुद का लाइट होता है, खुद का प्रकाश होता है, और दीप्तिमान जिसमें खुद का लाइट, खुद का प्रकाश नहीं होता। समझ लो कोई दीप्तिमान, अभी हम लोग दीप्तिमान वाला देखना है। समझ लो कोई सूर्य है, कोई सूर्य क्या है, सूर्य होता है, सूर्य है, इस सूर्य को हम लोग देखते कैसे हैं। ठीक है, सूर्य को हम लोग देखते कैसे हैं, समझ लो यहाँ पे ये सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, सूर्य से निकलने वाली हर एक इसके हर एक बिंदु से, देखो हर एक कण से यहाँ से निकलेगा प्रकाश किरण, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, हर चारों तरफ से। समझ लो कैसे होता है, ये समझ लो सूर्य है, क्या है यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, तो इसके हर एक कण से, छोटे छोटे भाग से, हर एक छोटे छोटे भाग से, प्रत्येक छोटे छोटे भाग से प्रकाश निकलेगा। क्या निकलेगा, प्रकाश, प्रकाश निकलेगा, और प्रकाश निकल के हमारे आंखों तक पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी, हमारे आंखों। ये सूर्य है, इससे आपको माने समझ लो सूर्य है, तो इसके हर एक कण से, छोटे छोटे भाग से, छोटे छोटे भाग, जितना छोटा उस छोटे छोटे भाग से क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। प्रकाश निकल के कहाँ पहुंचेगा, हमारी आंखों तक पहुंचेगा, जिसके कारण हम इन छोटे छोटे कणों को देखेंगे। ये छोटा कण से निकला प्रकाश हमारे आंख तक पहुंचा तो हम इस छोटे कण को देखेंगे, ये छोटा कण से निकला प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचा तो इस छोटे कण को देखेंगे। उसी प्रकार क्या होता है, प्रत्येक छोटे कण से निकला भाग हमको, प्रत्येक छोटे कण से निकला हुआ प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण हम इस प्रकाश के स्रोत को देख पाते हैं। ठीक है, मोमबत्ती हो, तो ये मोमबत्ती का जो लौ है जो चलता है, उसको हम लोग कैसे देख पाते हैं, इससे निकलने वाला प्रकाश, इसके प्रत्येक कण से निकलने वाला प्रकाश
हमारी आंखों तक पहुंचता है, प्रत्येक भाग से, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। अब पूरा प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचेगा तभी हम इसको देख पाएंगे, अगर प्रकाश नहीं पहुंचेगा तब हम इसको देख नहीं पाएंगे। समझ में आया? दीप्तिमान चीजों को हम कैसे देखते हैं? दीप्तिमान वस्तुओं से निकलने वाले प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण हम उसे देख पाते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे लिख लेते हैं कि दीप्तिमान वस्तुओं से निकलने वाली प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब हम उसे देख पाते हैं। समझ में आया? जो कोई एक बल्ब रहेगा, कोई एक बल्ब रहेगा, समझ लो यहां पे कोई एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, इस बल्ब को आप कैसे देखोगे? इस बल्ब को आप कैसे देखोगे? इससे जो प्रकाश निकलेगा वो आपके आंखों तक पहुंचेगा, वो आपके आंखों तक हर एक भाग से इसके हर एक भाग से प्रकाश निकलेगा और आपके आंखों तक पहुंचेगा, जिसके कारण आप उस भाग को देख पाओगे। हर एक छोटे छोटे भाग से, इसके हर बल्ब के हर एक छोटे छोटे भाग से प्रकाश निकलेगा, प्रकाश किरणें आपके आंखों तक पहुंचेगा, जिसके कारण आप इस पूरे बल्ब को देख पाओगे। जिस भाग से प्रकाश निकल के आपकी आंखों तक पहुंचेगा, आप उसी भाग को देख पाओगे। समझ में आया? प्रकाश, दीप्तिमान प्रकाश स्रोत को, दीप्तिमान वस्तु को हम कैसे देखते हैं? जिन वस्तुओं में अपना प्रकाश होता है उन वस्तु को हम कैसे देखते हैं? उन वस्तुओं से निकलने वाली प्रकाश जब तक हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती है तब तक हम उसको नहीं देख पाते हैं। उन वस्तुओं से निकलने वाली प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी तो हम उसे नहीं देख पाएंगे। समझ लो। अगर विश्वास नहीं है तो क्या करो आप, एक बल्ब लो, ठीक है, एक बल्ब लो, बल्ब को क्या करो, बल्ब को उधर जला दो, या दूसरे रूम में कोई बल्ब जलता है तो दूसरे रूम में कोई बल्ब जला, समझ लो आप इस रूम में है, आपका दूसरा रूम में कोई, आप बहुत लाइट लगा दो, बल्ब लगा दो, 2-3 बल्ब लगा दो, ठीक है, आप इस रूम में, वहां से प्रकाश इधर नहीं आ सकता, दीवार पैक है, खिड़की की बात है, इस रूम में पूरा अंधेरा, उस रूम में प्रकाश है, तो आप उस बल्ब को क्यों नहीं देख पाते? क्यों? क्योंकि उस बल्ब का जो रोशनी है उस दीवार का, जो दीवार है, दीवार को पार करके आपकी तरफ आ नहीं है, जिसके कारण वो प्रकाश आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण आप उसको नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि दीवार जो होता है वो क्या होता है? अपारदर्शी होता है। क्या होता है? अपारदर्शी होता है। इसी कारण उस रूम में जो बल्ब जल रहा है उससे निकला हुआ प्रकाश आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाता, दीवार रोक देता है उसे, इसके कारण आप उस बल्ब को नहीं देख पाते और ये पूरा रूम आपको क्या दिखाता है? अंधेरा दिखाई देता है। आप आंख बंद कर लेने पे आप किसी चीज को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्यों? क्योंकि आंख खुले रहने पे जो प्रकाश है ये हमारे आंखों तक पहुंचती है, लेकिन आंख बंद होने पे प्रकाश आती है और ये त्वचा पे पड़ती है। ये जो स्किन होता है, स्किन हम लोग का क्या होता है? अपारदर्शी होता है, इसको पार करके प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती, इसी कारण हम आंख बंद कर लेने पे किसी चीज को नहीं देख पाते। समझ में आया? आंख खुला रहेगा, जब प्रकाश आएगा हमारी आंखों पे डायरेक्ट पड़ेगा, जिसके कारण हम उसको देख पाएंगे, लेकिन आंख बंद रहने पे क्या होता है? प्रकाश आती है, हमारी त्वचा पे पड़ती है, इस स्किन पे पड़ती है, स्किन क्या होता है? अपारदर्शी होता है, इसको पार करके प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता, इसके कारण हम उन चीजों को नहीं देख पा रहे। समझ में आता है? हर एक भाग से प्रकाश निकलेगा और प्रकाश निकल के हमारी आंखों तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यही चीज होता है, इस चीज को मान लीजिए, ठीक है, यही चीज होता है, मानना कि यही चीज होता है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, नोट डाल के चीज याद रखिएगा कि सूर्य से निकला हुआ प्रकाश को आप नहीं देखेंगे, ये जो प्रकाश, ये सब लाइनें काल्पनिक है, ये सब को आप नहीं देख पाएगा, लेकिन आप प्रकाश के स्रोत को देख पाएगा, आपको पता चल जाएगा कि प्रकाश यहाँ से आ रहा है। ठीक है, पहले लिखते हैं, हम प्रकाश के पथ को नहीं देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश के स्रोत को देख पाते हैं। हम प्रकाश यहां से, आप घर में बल्ब जला दिए तो आप सोचिएगा बल्ब से ऐसा प्रकाश की किरणें निकलेगी जो आपको दिखाई दे, ऐसा नहीं, सब तो काल्पनिक है, प्रकाश के रास्ते को दिखाई दे, प्रकाश ऐसे जा रहा है।
आप बल्ब से निकलने वाले हर एक प्रकाश को देख ही नहीं पाएगा, लेकिन आपको ये पता चल जाए कि वो प्रकाश जो आ रहा है जिसके कारण घर पूरा इंजियोरा हो गया है, ओके, वो प्रकाश कहाँ से आ रहा है, वो बल्ब से आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता चला क्योंकि बल्ब पूरा क्या हो जाता है उस समय व्हाइट हो जाता है, उस समय क्या हो जाता है व्हाइट हो जाता है। सेम सूर्य होता है, आप सूर्य के किरण को नहीं देख पाते, सूर्य का प्रकाश आएगा तो उसके पथ में इस रास्ते को नहीं देख पाएंगे कहां से कहां आ रहा है, लेकिन आप सूर्य को जरूर देख पाएंगे क्योंकि ये स्रोत है, ये प्रकाश का स्रोत है। तो हम सिर्फ बल्ब को देख पाएंगे, इस सूर्य को देख पाएंगे, इस मोमबत्ती के लो को देख पाएंगे, प्रकाश मोमबत्ती से लो से निकल के सीधा हमारी आंखों तक पहुंचता है, ये सब हम नहीं देख पाएंगे। ये सब जो हो रहा है ये सब हम नहीं देख पाएंगे, ये सब कल्पना की कि प्रकाश सीधा जाता है तो इधर से आया होगा। समझ में आ रहा है? आप किसको देख पाएंगे, ये जो स्रोत है, प्रकाश का जो स्रोत है, इसको आप देख पाइएगा। आप प्रकाश के रास्ते को नहीं देख पाएंगे, प्रकाश यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, आप इस सबको नहीं देख पाएंगे। आप क्या देख पाइएगा, सिर्फ जहां से प्रकाश आ रहा है, जहां से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है उसी चीज को आप देख पाइएगा। तो समझ में आया हम दीप्तिमान वस्तुओं को कैसे देखते हैं, जिसमें प्रकाश होता है उससे निकलने वाला प्रकाश जब तक हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती तब तक हम उसको नहीं देख पाएंगे, जैसे ही हमारी आंखों तक पहुंचेगी तो हम उसको देख पाएंगे। हम सिर्फ प्रकाश के पथ को देख पाते हैं, पथ को नहीं देख पाते, प्रकाश जहां से आ रही है उसको नहीं देख पाते, प्रकाश कहां से उत्पन्न हो रही है, कहां से उत्पन्न हो रही है हम उसको देख पाते हैं। प्रकाश किस रास्ते से आया, इस रास्ते से आया, ये हमको नहीं पता चलेगा, लेकिन प्रकाश कहां से आ रहा है ये हमको पता चलता है। आप मोमबत्ती के लो को देख पाते हैं, बल्ब को जलते हुए देख पाते हैं, बल्ब जो व्हाइट व्हाइट दिखा रहा है, सूर्य को देख पाते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश कहां से आपके आंखों तक पहुंच रहा है वो आपको दिखाई, मोमबत्ती से निकलने वाला प्रकाश कहां से होकर आपके आंखों तक पहुंचता है वो आपको दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार बल्ब से भी निकलने वाला प्रकाश आपको आंखों तक नहीं दिखाई देता है, आंखों पे पड़ता है जिसके कारण आपको बल्ब दिखाई नहीं देगा, बल्ब और पता भी चल जाएगा कि बल्ब से प्रकाश आ रहा है, क्योंकि बल्ब का चारों तरफ इंश्योरेंस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लाइट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो हम सिर्फ प्रकाश के स्रोत को देख पाते हैं, प्रकाश के पथ को, प्रकाश के पथ में रास्ते को नहीं देख पाते। तो ये समझ में है हम दीप्तिमान वस्तुओं को ऐसे देखते हैं, इसको लिख लीजिए, ठीक है, लिखिए, मिटा दें इसको। तो आपके मन में आप क्वेश्चन आएगा भैया क्या हम सिर्फ जिसमें लाइट होता है उसी चीज को देख, जिसमें अपना प्रकाश का स्रोत होता है उसी चीज को देख पाते हैं, तो हम मोमबत्ती का जो मोम वाला हिस्सा होता है उसमें तो किसी प्रकार का लाइट नहीं होता, जलता तो सिर्फ लौ है, या फिर ये मार्कर है इसमें तो किसी प्रकार का लाइट नहीं है, बल्ब फिट नहीं किया है, तो हम इसको कैसे देख पाते हैं? बोले का मतलब है अदीप्तिमान वस्तुओं क्या है, इसमें तो खुद का लाइट नहीं होता, इससे तो प्रकाश निकल के आएगा नहीं, जिस कारण क्या हम इसको नहीं देख पाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। हम तो सब चीज को आप मुझको देख पा रहे हैं, उसमें तो किसी प्रकार का लाइट नहीं निकलता, प्रकाश नहीं निकलता, तो आप उसको कैसे देख पा रहे हैं? ये मार्कर को देख पा रहे हैं, ये बोर्ड को देख पा रहे हैं, ये मार्कर को देख पा रहे हैं, सब चीजों को अदीप्तिमान वस्तु को आप कैसे देख पाते हैं? तो उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अदीप्तिमान वस्तु को हम कैसे देखते हैं, समझ लो, ये है जो समझ रहे हो वो नहीं है, ठीक है, ये है सेब, ये क्या है? सेब, ठीक है। ये सेब में क्या खुद का लाइट होता है, किसी प्रकार का बल्ब होता है? नहीं, लेकिन सेब को आप जो यहाँ पे इमेज दिख रहा है, लाल लाल सेब आपको दिखाई देता है, तो जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है, तो मतलब सेब में रियल में भी आपको दिखाई देता है ना, सेब में तो किसी प्रकार का लाइट नहीं होता, तो आप इसको कैसे देख पाते हैं? देखो इसको कैसे देख पाते हैं, ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश इस सेब पे पड़ता है, सेब पे पड़ने के बाद परावर्तन होता है, परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण हम इस सेब के इस भाग को देख पाएंगे। इस भाग को देखने के लिए फिर यहाँ से प्रकाश निकलेगा, इस भाग पे पड़ेगा, इस भाग पे पड़ने के बाद फिर हमारे आंखों तक पहुंचेगा, तब सेब के हम इस भाग पे देख पाएंगे। फिर ऐसे करके प्रत्येक भाग पे प्रकाश पड़ेगा, प्रत्येक भाग से निकलने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचेगा, जिसके कारण हम उसको देख पाएंगे। समझ में आया? तो हम सेब को कैसे देख पाते हैं? सेब को हम कैसे देख पाते हैं? किसी सूर्य से निकला प्रकाश यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचने के बाद हमारी आंखों पर पहुंचेगा, जिसके कारण हम इस सेब को प्रत्येक भाग से निकलने वाले प्रकाश के कारण हम प्रत्येक भाग को देखेंगे, एक किरण के कारण एक इतना भाग को देखेंगे, ऐसे करते 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 प्रत्येक भाग से प्रकाश निकलेंगे, हमारी आंखों तक पहुंचेगा, जिसके कारण हम पूरा सेब को, पूरे लाल सेब को देख पाएंगे। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा, भैया सूर्य का प्रकाश तो हमको पीला दिखाई देता है, तो सेब लाल क्यों दिखाई देता है? ठीक है, आ रहा है ना, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन है, फिजिक्स में ये क्वेश्चन माने ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये सेब का रंग लाल क्यों होता है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी उसको मत लो दिमाग, अभी से कितना लो कि सेब को हम कैसे देख पाते हैं? सूर्य से निकला प्रकाश सेब पे पड़ा, सेब पे पड़ने के बाद हमारी आंखों तक पहुंची, जिसके कारण हम उस सेब को देख पाते हैं। बचपन से आप लोग पढ़ते होंगे चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता, फिर भी हम रात को चंद्रमा को क्यों देख पाते हैं? क्यों? क्योंकि क्या होता होगा, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश
चंद्रमा पे पड़ता है और चंद्रमा पे पड़ने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण ये चंद्रमा हमको प्रकाशित, ये हम यहाँ से निकल रहा है प्रकाश हमको, तो ये चंद्रमा हमको क्या दिखाई देता है, थोड़ा हमको लगता है कि चंद्रमा लाइट कर रहा है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। हम लोग बचपन में पढ़े हैं चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं होता। तो सूर्य से निकला प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है, यहाँ से पड़ने के बाद परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण हम उस चंद्रमा को रात के समय चंद्रमा को देख पाते हैं। तो अदीप्यमान वस्तु को हम कैसे देखते हैं, अदीप्यमान वस्तुओं को हम परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। अगर परावर्तन नहीं होगा तो आप किसी चीज को नहीं देख पाएगा, जिसमें लाइट नहीं होता उसको नहीं देख पाएगा। तो इसको आप कैसे देख पा रहे हैं, इसको मैं देख पा रहा हूं तो कैसे, इसमें तो किसी प्रकार का लाइट नहीं है, हाँ नहीं है, लेकिन इधर जो मैंने बल्ब जला के रखा है चारों तरफ, उससे निकलने वाला प्रकाश यहाँ पे आके टकराता होगा, टकराने के बाद मेरी आंखों तक पहुंचता होगा, ये परावर्तित होकर मेरी आंखों तक पहुंचता होगा, जिसके कारण इसके प्रत्येक भाग को हम देख पा रहे हैं। इसके प्रत्येक भाग को देख पा रहे हैं मतलब इसके प्रत्येक भाग से यहाँ से भी प्रकाश आ रहा है, यहाँ से चारों तरफ से, इसके चारों तरफ से प्रकाश पड़ रही है, पड़ने के बाद परावर्तित होकर मेरी आंखों तक पहुंच रही है, जिसके कारण हम इसको पूरे को देख पा रहे हैं। किसी भी अदीप्यमान चीज को हम ऐसे देखते हैं परावर्तन के कारण। अगर परावर्तन नहीं होगा तो अदीप्यमान वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे, अगर परावर्तन नहीं होगा तो अदीप्यमान वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। समझ में आया? तो भैया ये क्वेश्चन, भैया परावर्तन क्या, सभी चीज परावर्तन करता है, जिन चीजों को देखते हैं, दीवार, ये बोर्ड, सब चीज को देखते हैं, ये मार्कर, आप, हम सब परावर्तन करता है। हाँ, परावर्तन जो होता है सब चीज में होता है, जिन जिन चीजों को तुम देख पा रहे हो सब परावर्तन की क्रिया करती है। तो भैया आप ये जो मैंने तब से पढ़ा है कि चमकदार, हम चमकदार चीजें जो होती है उसमें परावर्तन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया। लेकिन रियल में जो परावर्तन होता है सभी चीजें जो होती है, जितनी भी चीजों को तुम देख पा रही हो सब में क्या होता है, परावर्तन की क्रिया होता है। परावर्तन के कारण ही सेब पे प्रकाश पड़ने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचा है, जिसके कारण हम इस सेब को देख पाएंगे। हम क्या देखते हैं, सिर्फ प्रकाश के स्रोत को देखते हैं, हमको यहाँ प्रकाश ये भी कहां से आता हुआ दिखाई देगा, सेब से आता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण हम इस सेब को पूरा देख पाएंगे। ठीक है, हम ये प्रकाश का स्रोत है, लेकिन अब परावर्तित होकर यहाँ पे पड़ रहा है तो हमको प्रकाश ये यहाँ से आता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण हमको ये पूरा सेब दिखाई देगा। ठीक है, समझ में? चंद्रमा को हम कैसे देखते हैं, प्रकाश निकला, चंद्रमा पड़ा, चंद्रमा से निकल के हमारी आंखों तक पहुंचेगा, जिसके कारण हमको ये पूरा चंद्रमा दिखाई देगा। समझ में आया क्या? किसी अदीप्यमान वस्तुओं पर पड़ने वाली प्रकाश परावर्तन के बाद हमारे आंखों तक आंखों पर पड़ती है, जिसके कारण हम उसे देख पाते हैं। ठीक है, समझ में आया? सेब पे तब तक अंधेरे में आपको सेब क्यों नहीं दिखाता है, आपने कभी सोचा? अंधेरे में आप सेब रखा है, मेरे सामने रखा है, लेकिन अंधेरे में हमको सेब नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही बल्ब ऑन किया तो हमको सेब क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि बल्ब से निकला प्रकाश सेब पे पड़ेगा, सेब पे पड़ने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचेगी, जिसके कारण हम इसको देख पाएंगे। समझ में आया? तो जब तक परावर्तन नहीं होगा तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। किन वस्तु को? अदीप्यमान वस्तु को। लेकिन परावर्तन के बाद उस पे हम उस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचेगी, जिसके कारण हम उसको देख पाएंगे। समझ में आ गया हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं? ठीक है, लाइट के बिना क्यों किसी वस्तु को नहीं देखा जा सकता है? ठीक है, और डिटेल में इसको समझ पाया कि दिमाग हमारा लाइट से कैसे संबंधित होता है, मैंने जो भी हम देखते हैं इमेज बन जाता है, कुछ फोटो बन जाता है, कुछ वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी चीज समझ लो कि परावर्तन होगा तभी हम किसी चीज को देख पाएंगे, परावर्तन के बाद किसी चीज को नहीं देख पाएंगे, अगर वो अदीप्यमान हो तो समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद छुट्टी नहीं, मैंने वीडियो बंद। ओके,
ये है क्या है बताओ, एक पेड़ है, यहाँ सूर्य है, सूर्य देवता, और ये हम है, ये मेरा एक आंख है, एक आंख, ठीक है, हम ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। अब तुम बताओ, तुमने बता हम सूर्य को देख पा रहे हैं, तो सूर्य को कैसे देखेंगे, इससे इसके प्रत्येक भाग से निकलने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचेगी, जिसके कारण हम इस सूर्य को देख पाएंगे, दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे निकलने यहाँ से प्रत्येक कण से, प्रत्येक छोटे छोटे भाग से प्रकाश की किरणें निकलेगी, जिसके कारण हम उस भाग को यहाँ से देखो ब्लैक वाला लाइन, यही भाग को अभी हम देख पाएंगे। अगर इस भाग से प्रकाश की किरणें ना निकल के इसी भाग से निकले तो इसी भाग को हम ठीक देख पाएंगे। अब तुम बताओ ये पेड़ को हम कैसे देखेंगे, पेड़ से तो प्रकाश निकल के हमारी आंखों तक पहुंचेगी नहीं, तो क्या होगा, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश पेड़ पे पड़ेगा, पेड़ के जिस भाग पे पड़ेगा वहां परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद हमारी आंखों तक पहुंचेगा, जिसके कारण हम पेड़ के उसी भाग को देख पाएंगे। समझ में आया पेड़ को हम कैसे देखते हैं, यहाँ पे समझ लो। यहाँ पे कोई है जिसको तुमको देखना है, अब अंधेरा रहेगा, सूर्य नहीं रहेगा, अंधेरा रहेगा तो आप इसको देख पाइएगा नहीं, लेकिन जैसे ही सूर्य जाएगा, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश इसके चेहरे पे पड़ेगा, इसके प्रत्येक भाग पे पड़ेगा, वहां से प्रकाश परावर्तित होकर आपकी आंखों तक पहुंचेगा, जिसके कारण आपको आपका दोस्त, आपका बंधु दिखाई देगा। समझ में आया? तो किसी चीज को हम अदीप्यमान चीजों को कैसे देखते हैं, परावर्तन के कारण ही देख पाएंगे। अगर परावर्तन नहीं होगा तो किसी अदीप्यमान वस्तु को नहीं देख पाएंगे, लेकिन दीप्तिमान वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि उससे निकलने वाला प्रकाश सीधे हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण हम उसको देख पाते हैं, और हम सिर्फ प्रकाश के स्रोत को देख पाएंगे। ये प्रकाश, ये जो प्रकाश की आ रही है कहां से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो हम यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। हम यहाँ से लेकर ऐसे घूम के यहाँ नहीं देख पाएंगे, हम सीधे ही देख पाएंगे, तो प्रकाश हमेशा सीधा आता है, तो हम सीधा यहीं पे देख पाएंगे, ठीक है। तो आज का जो 13वां नंबर वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। आज के लिए इतना ही।